फिर जी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो रिलेटेड हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पे। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो देख सकते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे करने। तो फर्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। पहले पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। ए बॉल ऑफ 2 kg इज ड्रॉप्ड, ओके, एट द हाइट ऑफ 10 मीटर्स। 10 मीटर की हाइट से उसे ड्रॉप किया गया है। हमें वैल्यूज़ बताई हैं पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी फॉर द गिवन पॉइंट्स बताने के लिए कहा गया है कि डिफरेंट पॉइंट्स पे ये 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी और मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी। और देखिए लास्ट में एक स्टेटमेंट दी है, ये वही स्टार है जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया गया था। कंसीडर एयर फ्रिक्शन टू बी नेग्लिजिबल, यानी कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एयर फ्रिक्शन नहीं लग रहा। अगर वो नहीं लग रहा है इसका मतलब सिर्फ ग्रेविटेशन काम कर रही है विच इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स, इसलिए हमारा जो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल है वो लग जाएगा। अगर हम इस ग्राउंड को रेफरेंस मान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए, तो इस पॉइंट पर इसको डिफरेंट नाम दे देते हैं। इसको मैं ए लिख देता हूँ, इसको बी लिख देता हूँ, दिस इज़ सी, दिस इज़ डी एंड दिस इज़ ई। सबसे पहले ए पॉइंट को सॉल्व करते हैं कि व्हाट अबाउट केस ए। यहाँ पर क्योंकि ये ड्रॉप किया गया है इसलिए मैंने अंडरलाइन भी कर लिया था। ड्रॉप किया गया है इसका मतलब इसमें कुछ इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी थी, स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी 0 थी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी 0 थी। बट ड्यू टू इट्स हाइट हमारे रेफरेंस पॉइंट से इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। व्हाट विल बी दैट विल बी पोटेंशियल एनर्जी विल बी, कैसे किस फॉर्मूले से निकालते हैं, सिंपल है, mgh से निकालते हैं। m इज़ गिवन 2 kg, g हम 10 मान के चल रहे हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड, और हाइट है 10 मीटर की। सो दिस इज़ 200 जूल्स, ओके। एंड व्हाट अबाउट काइनेटिक एनर्जी बताने की ज़रूरत है, कर लेंगे आप खुद ही, क्योंकि वेलोसिटी नहीं है काइनेटिक एनर्जी 0 होने वाली है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर्ड होती है, v यहाँ पर 0 है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं होगी। नाउ व्हाट अबाउट मैकेनिकल एनर्जी, वो इन दोनों का सम होता है, वो कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, m क्या होता है P प्लस K। तो मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो जाएगी 200 प्लस 0 विच इज़ इक्वल टू 200 जूल्स। अब क्योंकि ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रही हैं, ये मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं होने वाली, बी इट एनी केस, चाहे B हो, चाहे C हो, चाहे D हो, चाहे E हो। तो ये जो आंसर है इसका तो आंसर मिल गया। मैकेनिकल एनर्जी विल रिमेन कंजर्व्ड, एवरी पॉइंट हैज़ द सेम मैकेनिकल एनर्जी, कोई भी डिफरेंस नहीं है। चेंज होगा क्या, उनकी फॉर्म, उनका रूप, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है। अब देखते हैं केस ए देख लिया, अब देख लीजिए केस ई में क्या होगा। मैं एक्सट्रीम्स लेके चल रहा हूँ जिससे आसानी हो जाएगी समझने में। ई में पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, क्यों, H 0 हो गया, बट कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। कितनी होगी, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी अब फिक्स्ड है 200 जूल्स की, वो कंजर्व्ड रहेगी। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी हमारी 0 हो जाती है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 200, तभी तो कांस्टेंट कंजर्व्ड रह पाएगी। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इस पॉइंट पे, फॉर द पॉइंट ई इज़ 200 जूल्स। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई 0। सो ये 2 ऑप्शंस हो गए। तो ये एक्सट्रीम केस हो गए, सबसे ऊपर और सबसे नीचे। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी 0 थी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर है। वैल्यूज़ क्या रही, सेम, कंजर्व्ड। जो मैकेनिकल एनर्जी थी वो कंजर्व्ड रही A to E। अब बात करते हैं केस सी की। अगर आप इस क्वेश्चन को, ये जो बाकी ऑप्शंस है ये कॉमन सेंस से आप सॉल्व हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये बताइए, यहाँ से अगर बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, यहाँ पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी 200, मैं सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ 200 जूल्स, और यही मैकेनिकल एनर्जी है यहाँ पर। अगर ये यहाँ पर आते आते 0 हो जा रही है तो सी पॉइंट पर एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये आधा रास्ता ही है ना, 10 मीटर का आधा 5 ही तो होता है, तो ये क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी। कॉमन सेंस से जो आपको बोल रहा है दैट इज़ करेक्ट, हाफ डिस्टेंस है। अब पोटेंशियल एनर्जी अगर हाफ हो गई तो काइनेटिक एनर्जी को कितना हो जाना चाहिए, क्योंकि कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाना है तो इसको भी 100 होना पड़ेगा, जिससे इनका जोड़ 200 के इक्वल हो जाए और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हम बता सकें हो रही है। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी ईजी। अगर किसी को ये समझ नहीं आया है तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कैलकुलेट करके देख लीजिए। व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी है, हम लगा देते हैं mgh फॉर दिस पॉइंट।
सी पॉइंट के लिए m इज़ 2, g इज़ 10 एंड व्हाट इज़ हाइट 5, तो अपने आप 100 जूल्स आ जाएगा। बट कॉमन सेंस से भी आप निकाल सकते थे अगर कंजर्वेशन प्रिंसिपल जो है वो दिमाग में है तो। नाउ व्हाट अबाउट पॉइंट बी एंड व्हाट अबाउट पॉइंट डी। अब देखिए यहाँ से यहाँ पोटेंशियल एनर्जी हमने देखा 100 हो गई है, यानी कि कम हो रही है, ठीक है, कम हो रही है। तो यहाँ कितनी हो जाएगी, इसके मिडवे में कितनी कम हो जाएगी, यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी 200 से 100 हो गई, तो यहाँ पर कितनी होगी 150 हो गई होगी पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 50। अब यहाँ से देखिए कम होते होते 100 हो गई और कम हो जाएगी, यहाँ पर कितनी रह जाएगी पोटेंशियल एनर्जी 50 रह जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी को कितना होना पड़ेगा 150। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बिकॉज एग्जैक्टली हाफ हाइट का डिस्टेंस बताया हुआ है, तो उस हिसाब से हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, क्योंकि ये हाइट पे डिपेंड करती है। अगर किसी को ये समझ नहीं आया कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट किया है, mgh की वैल्यू डाल दीजिए, सेम ही मिलेगा। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 50, यहाँ पर 50 ही रह जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी को कितना होना पड़ेगा 150 जूल्स का। तो दिस इज़ द आंसर्स फॉर ऑल द पॉइंट्स डिस्कस्ड। सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। एक बॉल रोल की गई एक स्लोप से जो फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ठीक है, फ्रिक्शनलेस सरफेस, ये इंपॉर्टेंट है, पिक्चर में दिखाया गया है। फिल द ब्लैंक वैल्यूज़, कुछ वैल्यूज़ ब्लैंक हैं वो हमें भरनी है। जैसे यहाँ पर 100 दे दिया गया है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी 0, बस इतना बताया है, बाकी हमें वैल्यूज़ खुद भरनी है। ये बताया गया है कि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी। अगर ये स्ट्रेट स्लोप है तो क्या यहाँ पर कुछ पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, नहीं, यहाँ पर 100 ही रहने वाली है। व्हाट इज़ द m टोटल कितना हुआ 100, ये नोट कर लीजिए, क्योंकि अब ये मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व भी रहने वाली है, इसको भी क्या होना पड़ेगा 0, बिकॉज अगर ये स्लोप होती तो कुछ काइनेटिक एनर्जी चेंज होती। जब हाइट में कुछ चेंज नहीं है तो इस केस में कुछ भी चेंज नहीं होने वाला काइनेटिक एनर्जी का। अब ये स्लोप यहाँ से नीचे चली गई है, यानी कि बॉल यहाँ से यहाँ तक हो गया, अब यहाँ से यहाँ जा रही है। अब क्या होगा, व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे उसने पोटेंशियल एनर्जी बता दी है कि 50 जूल्स की हो गई है, टोटल कितनी होनी चाहिए 100 की, तो 50 हमारी जो है काइनेटिक एनर्जी भी हो जाएगी। यहाँ पे वेलोसिटी पूछी है, इसको हम लेटर डिस्कस करते हैं, पहले k और p को निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सेम केस 50 ही रहनी है, कोई चेंज नहीं होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही रहेगी, और क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब व्हाट अबाउट डाउन हेयर, यहाँ पर नीचे जाते जाते क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, क्योंकि रेफरेंस ये है, और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 100, और यहाँ पे फिर वेलोसिटी पूछी गई है। काइनेटिक एनर्जी पता है तो वेलोसिटी निकालना बहुत ईजी है। यहाँ पर अगर ये 1 kg मास है, 1 kg मास को लेके चल रहे हैं, 1 kg मास है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हाफ mv²। हमें पता है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 50 की है, हाफ, अगर मास नहीं दिया होगा तो आप m भी लिख सकते हैं, जैसे हमारा पहले क्वेश्चन था, तो m लिख के भी आंसर आपको निकालना होगा। तो जैसे यहाँ पर फिर भी मैंने बाद में मास लिख दिया है, हाफ इंटू 1, m इज़ 1 kg, एंड व्हाट अबाउट v², यही तो निकालना है, तो इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। दैट इज़ 100 इक्वल टू v², v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये आंसर हो गया। यहाँ पे हमने लिख सकते हैं दैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। व्हाट अबाउट दिस पॉइंट, यहाँ पर क्या होगा, अगेन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला चेंज नहीं होने वाला, सेम ही रहेगा। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू चेंज हो रही है, 100 इज इक्वल टू हाफ। क्या मास चेंज हुआ, नहीं, मास भी 1 ही है, और v², तो ये हो जाएगा यहाँ पर 200 इक्वल टू v², और इसको बोल सकते हैं √200। सॉल्व कैसे करेंगे, 2 इंटू 100 कर लीजिए, √2 होता है 1.414, और 100 का होता है 10, तो अराउंड 14.14 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज़ 14.14 मीटर पर सेकेंड। सो दीज आर द वैल्यूज़ विच वी कैन पुट। हमने क्या लगाया, मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन प्रिंसिपल, नथिंग एल्स। बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन को देखिए।
पहले रीड कर लेते हैं। ए प्लेनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन इलिप्टिकल पाथ एज शोन इन द फिगर। सन के अराउंड एक प्लेनेट घूम रहा है और वो इलिप्टिकल पाथ में इस तरह से दिया गया है। देर आर 4 पॉइंट्स इन द पाथ गिवन, ए बी सी डी, ये ए बी सी डी, ये 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। हमें आंसर क्या करना है? ऑप्शन ए में एट व्हाट पॉइंट्स द पी पोटेंशियल एनर्जी कैनेटिक एनर्जी ऑफ प्लैनेट इज़ मैक्सिमम। मैक्सिमम कहाँ होगी कैनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होगी, वो पूछा गया है। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि मिनिमम कहाँ पर होगी। थर्ड पॉइंट पढ़िए सी, पॉइंट बी ऑनवर्ड्स व्हाट इज़ इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। पॉइंट बी के बाद, ये पॉइंट बी के बाद क्या चीज़ इंक्रीज़ कर रही है या डिक्रीज़ कर रही है। पॉइंट डी ऑनवर्ड्स क्या इंक्रीज़ हो रहा है, क्या डिक्रीज़ हो रहा है। ये क्वेश्चन पूरी सिंपली तरह से सॉल्व हो सकता है हमारे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में। जो हमें पता है अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस काम कर रही हों, यहाँ पे सिर्फ ग्रेविटी ही काम कर रही होगी सन की, तो हमारी जो कंजर्वेशन रहेगी मैकेनिकल एनर्जी की वो वैलिड होगी, यानी कि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी। हमारा जो मैकेनिकल एनर्जी वो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस किनेटिक एनर्जी। और अगर आपको ये अंदाज़ा अभी तक यहाँ से लग ही जाएगा इस फिगर से कि कहाँ पर स्पीड ज़्यादा होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं है। अगर आप इस तरह से समझें, अगर आप यहाँ से बॉल फेंकते हैं और इस तरह से पैराबोला जो बनता है उसमें सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ होगी, यहाँ पर होगी स्टार्टिंग में, यहाँ पर स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। ज़ीरो कहाँ हो जाएगी, यहाँ टॉप पर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। तो उसी हिसाब से आप अगर इस फिगर को देख लेते हैं तो ये फिगर भी एक्सप्लेनेबल हो जाती है। अगर हम यहाँ पे ग्राउंड समझ लें, उसको यहाँ पे ग्राउंड समझ लो, तो यहाँ पर अगर इस तरह से जाता है ऑब्जेक्ट तो आप बता सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होगी, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। ओके, और काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होगा, क्योंकि कंजर्वेशन रहनी है तो जितनी अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, वो मिनिमम हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर जो इस प्लेनेट की स्पीड है वो सबसे कम होगी इस पॉइंट ए पे। व्हाट अबाउट दिस पॉइंट, जिस तरह से अगर यहाँ पर तो धरती नहीं आती सपोज कीजिए, तो इसने एलिप्टिकल पाथ में ही घूमना था, तो वही एग्जांपल ले लीजिए। यहाँ पर धरती नहीं आ रही है तो क्लोजेस्ट पॉइंट क्या हो गया, क्लोजेस्ट पॉइंट जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी वो यही होगा जहाँ पे डिस्टेंस कम है। वही एच वाला हिसाब लग रहा है, यहाँ पे एच सबसे ज़्यादा तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, यहाँ पे एच सबसे कम रह जाएगा। इसका मतलब दूरी जो है वो बहुत कम है, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मिनिमम हो जाएगी और हमारी किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। तो अगर आप विजुलाइज करना चाहते हैं किस तरह से ऑब्जेक्ट चल रहा होगा, एक तो ये स्पीड हो सकती है हर तरह से कॉमन, मतलब कांस्टेंट स्पीड, ऐसा तो नहीं होगा। तो किस तरह से ऑब्जेक्ट जा रहा होगा, तो ये इस तरह से यहाँ काफ़ी स्पीड में जाएगा, फिर स्लो 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 होके फिर गेन स्पीड करेगा, फिर यहाँ पर बहुत स्पीड से जाएगा, फिर स्लो 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 होकर फिर गेन स्पीड करेगा। इस तरह से ऑब्जेक्ट जो है मूव करेगा। ये क्यों कर रहा है, क्योंकि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी। होगा क्या, इन डिफरेंट पाथ्स में एक्सचेंज होता रहेगा पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का, ये दोनों आपस में चेंज करते रहेंगे, बट हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व ही रहनी है। थर्ड पॉइंट कर लेते हैं, ये दोनों पॉइंट तो निकाल लिए हमने, ए और बी ही पॉइंट से। एट थर्ड पॉइंट है पॉइंट बी ऑनवर्ड्स व्हाट इज़ इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, यानी कि बी ऑनवर्ड्स अगर सपोज कीजिए ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहा है ये प्लैनेट, तो जब बी से आगे जाएगा तो बताइए क्या चीज़ इंक्रीज़ करेगी। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, तो अब कम कम होते होते देखिए एट लास्ट जैसे मिनिमम आना है, तो यहाँ पर जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, यहाँ से और आगे जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्या चीज़ बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। अगला पॉइंट डी के दिया है, पॉइंट डी के बाद क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी हाइट पकड़ते जाएंगे ना, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बोल सकते हैं, इंक्रीज़ होती जाएगी। और जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगा, उल्टा होगा इसके, डिक्रीज़। क्यों होगा उल्टा, क्योंकि
मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करनी है। तो दीज आर द ऑल 4 आंसर्स जो हमें क्वेश्चंस में पूछे गए थे। अब ये 4th क्वेश्चन देख लीजिए। एक ब्लॉक है 10 kg का और वो प्लेस किया गया है फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन में। तो ये फ्रिक्शनलेस है, ब्लू कलर से दिखाया गया है कि फ्रिक्शनलेस है, मतलब कोई भी एनर्जी फ्रिक्शन में वेस्ट नहीं होगी। आफ्टर द डिसेंट, नीचे उतरने के बाद देयर इज़ अ रफ सरफेस। ये फ्रिक्शनलेस नहीं है, इसमें कुछ रफ है, यानी कि इसका कुछ कोफिशिएंट होगा फ्रिक्शन का, म्यू जो दिया हुआ है 0.2। आफ्टर हाउ मच डिस्टेंस द बॉक्स विल स्टॉप, ये नीचे आएगा और फिर यहाँ चला जाएगा। तो हमसे पूछा है कि कितना डिस्टेंस जाएगा। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्योंकि हाइट दे रखी है, देखिए 10 मीटर, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले इस बॉक्स की होगी पोटेंशियल एनर्जी, mgh लगा सकते हैं, 10 kg इंटू 10 इंटू 10 1000 जूल्स। ओके, 1000 जूल्स की पोटेंशियल एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा था प्लेस्ड, सिर्फ रखा था, उसको कुछ गति नहीं दी गई, वो अपने हिसाब से नीचे आया है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो 0 होगी। इनिशियली क्या थी, यहाँ पर इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। नीचे उतरते उतरते क्या हो जाएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि ये हमारा रेफरेंस है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। तो हम कह सकते हैं नीचे आते वक्त अगर मैकेनिकल एनर्जी की बात करें वो कितनी आ गई हैं, इन दोनों का जोड़ क्या होगा जी, 1000 ही होगा। अब ये क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस है ये फिक्स रहेगा, यानी कि नीचे आके मैकेनिकल एनर्जी इस पॉइंट पे, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, पॉइंट बी पे भी मैकेनिकल एनर्जी 100 जूल्स की होगी। बट होगा क्या, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो चुकी होगी और काइनेटिक एनर्जी जो है वो 1000 जूल्स की हो जाएगी। यानी कि सारी की सारी जो पोटेंशियल एनर्जी थी ए पॉइंट पर, वो बी पॉइंट पर आते आते सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। चलिए, तो यहाँ तक तो डील करना इस क्वेश्चन को बहुत इजी था। सिर्फ काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर देखा, जो एनर्जी है 1000 जूल्स की है। अब इससे आगे क्या होगा, ये रुकेगा क्यों, क्योंकि बताया गया है ये फ्रिक्शन है, अब फ्रिक्शन लगेगा। ऐसा नहीं कि इसकी तरह जैसे ब्लू पार्ट था कि फ्रिक्शन लेस था, यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा, उसके कारण ही तो ये एट लास्ट स्टॉप हो जाएगा। ऐसा ही नॉर्मल लाइफ में भी होता है, किसी चीज़ को धक्का दें फ्रिक्शन के कारण थोड़ी देर बाद वो रुक जाता है। तो यहाँ पर भी वही क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर अभी तक हमने क्या कैलकुलेट किया कि इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो 100 जूल्स की है। अब हम चाहते क्या है, लास्ट में क्या हो जाए, ये केस हो जाएगा, सपोज़ कीजिए यहाँ से खिसक कर ये यहाँ पहुँच गया। अब कोई डी डिस्टेंस लगेगा, वही हमें पूछा जा रहा है कि कितना डिस्टेंस लगेगा। हमने सोचा यहाँ पे मान लिया कि डी डिस्टेंस पे वो रुक जाएगा। यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, रुकने के बाद, रुकने का मतलब क्या है, वेलोसिटी 0, हाफ mv² 0, यानी कि काइनेटिक एनर्जी 0। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हमें पता है, तो यहाँ पर क्या लग सकता है, हमने जो किया था वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। यानी कि जो भी चेंज काइनेटिक एनर्जी में होता है वो होता है वर्क डन बाय नेट फोर्स। जितना भी नेट फोर्स लग रहा है उस ऑब्जेक्ट पे, उतना ही काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा। तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना लगेगा इस ऑब्जेक्ट पे, और कुछ तो अब ग्रेविटी का काम नहीं रहा, क्योंकि फ्लैट सरफेस है और मूवमेंट इस तरफ से इस तरफ हो रहा है, तो ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है। सिर्फ कौन सी फोर्स लगेगी, फ्रिक्शन फोर्स, वही इस पे वर्क डन करेगी। तो नेट वर्क डन फ्रिक्शन फोर्स का ही हो जाएगा। एंड व्हाट अबाउट काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को खोल लेते हैं। क्या होता है, KF माइनस KI, ये क्या हो जाएगा, फाइनल क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, सिर्फ माइनस KI रह जाएगा, के इनिशियल, और ये भी पता है हमें -1000 जूल्स, राइट। तो ये माइनस डेल्टा के की वैल्यू आ गई -1000 जूल्स। ये किसके इक्वल हो जाएगा, वर्क डन। पर यहाँ पे काम कौन करेगा, फ्रिक्शन काम करेगा। फ्रिक्शन को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। और फ्रिक्शन फोर्स कैसे कैलकुलेट की जाती है, म्यू इंटू एन जहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन है। अगर फ्लैट सरफेस हो तो जो ऑब्जेक्ट का वेट होता है वही नॉर्मल रिएक्शन होता है। तो
म्यू की वैल्यू यहाँ दी हुई है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.2 इंटू व्हाट इज़ द नॉर्मल रिएक्शन mg, यानी कि ये m लिखा इंटू g मैंने 10 ही माना है, तो यानी कि कितना हो जाएगा 20 न्यूटन की फोर्स लग रही होगी इस पर। अब इस फोर्स ने 20 न्यूटन की फोर्स कितने डिस्टेंस तक काम करे कि इसकी एनर्जी ज़ीरो हो जाए, तो वो वर्क डन जो हम है कैसे कैलकुलेट करते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है 20 न्यूटन की और डी हमें पता नहीं है, और इट शुड बी नेगेटिव, डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव होगा क्योंकि देखिए डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रही है और फोर्स इस साइड लग रही है, तो दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। टेल से टेल मिलाते हैं तभी हम एंगल पता लगाते हैं, तो वहाँ से पता लग जाएगा। तो ये -20D माइनस माइनस कट जाएगा, सिर्फ 20D इज इक्वल टू 1000 हो जाएगा, और D यहाँ से देखिए 0 कट गया और वहाँ पर हो जाएगा 50 मीटर्स, यानी कि ये बॉक्स अब 50 मीटर्स तक रुक जाएगा, 50 मीटर्स तक ही जा पाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन को अब 50 मीटर्स काम करना पड़ेगा इस फोर्स को, इसकी सारी एनर्जी निकालने के लिए। कितनी एनर्जी निकालनी है 1000, इसीलिए तो अब अगर यहाँ पर डी में देखिए, यहाँ पर अगर 50 डाल दें तो -1000 हो जाएगा ये, इसका मतलब कैनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी हमें उससे, तो इसलिए नेगेटिव वर्क डन करना पड़ रहा है, जिससे 1000 की जूल्स की जगह 0 एनर्जी रह जाए।